हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th की बुक का सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। उस फर्स्ट चैप्टर का नाम यानी कि जो कि 9 चैप्टर है एग्जैक्टली इन द बुक में, तो उसका नाम है वित्तीय प्रबंध। तो आज हम वित्तीय प्रबंध चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वित्तीय प्रबंध होता क्या है। वित्तीय प्रबंध जानने से पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर वित्तीय और प्रबंध का क्या मतलब है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर वित्तीय जो है वो एक विशेषण की तरह यूज किया गया है। प्रबंध के आगे क्योंकि वित्तीय को लिखा गया है तो उसे उसकी एक विशेषता बताने के लिए यूज किया गया है। तो वित्तीय का मतलब क्या होता है? वित्त से संबंधित, वित्त से संबंधित। तो जो क्रियाएं वित्त से संबंधित हैं उनको वित्तीय क्रियाएं बोला जा सकता है, या फिर जो भी चीज वित्त से संबंधित है उसे वित्तीय बोला जा सकता है। यहाँ पर वित्त का क्या मतलब होता है ये भी समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर वित्त का मतलब होता है धन की प्राप्ति एवं उपयोग, धन की प्राप्ति एवं उपयोग। अगर आप इस शब्द के बारे में सर्च करते हैं तो आपको वित्त का मतलब सिर्फ धन भी मिलेगा। तो आप वित्त को धन के अर्थ में भी समझ सकते हैं और धन की प्राप्ति एवं उपयोग के अर्थ में भी समझ सकते हैं। हम इस चैप्टर में वित्त को धन और धन की प्राप्ति एवं उपयोग दोनों के रूप में यूज करेंगे। प्रबंध के बारे में आपने बिजनेस स्टडीज के पहले पार्ट में पढ़ रखा है। प्रबंध एक प्रक्रिया होती है जिसमें किसी कार्य को कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से करने के लिए किया जाता है। तो प्रबंध क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को क्यों किया जाता है, क्यों इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? ताकि कार्य को कुशलता एवं प्रभावपूर्णता से पूरा किया जा सके। तो अगर हम किसी कार्य का प्रबंध कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम सोचते हैं कि उस कार्य के अंदर कुशलता एवं प्रभावपूर्णता दोनों आ जाए, कुशलता एवं प्रभावपूर्णता। आप सभी जानते हैं कुशलता और प्रभावपूर्णता का मतलब क्या है। कुशलता का मतलब होता है कार्य को कम से कम लागत पर करना, कम से कम लागत पर करना, और प्रभावपूर्णता का अर्थ जो है, प्रभावपूर्णता का अर्थ होता है कार्य को समय पर करना, यानी कि सही समय पर कार्य को करने को हम कहेंगे प्रभावपूर्णता से करना, सही समय पर करना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वित्तीय प्रबंध की, यानी कि हमें प्रबंध करना है वित्त से संबंधित कुछ क्रियाओं का, या फिर हम कह सकते हैं हमें प्रबंध करना है धन का। व्यवसाय में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है वित्त। वित्त के बिना व्यवसाय की कोई भी क्रिया नहीं की जा सकती। वित्त अर्थात यहाँ पर मैं धन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी क्रिया देखते हैं, चाहे आप देखें कर्मचारियों की सैलरी को देना, उत्पादन करना, विक्रय करना, या फिर कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनका प्रशिक्षण करवाना, या फिर कच्चे माल की खरीद करना, डेटर्स को उधार माल बेचते समय भी व्यवसाय को सोचना पड़ता है कि कितना उधार माल बेचा जाए, किस कस्टमर को बेचा जाए। ये सभी निर्णय यही सोचकर लिए जाते हैं कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है। तो अगर आप देखेंगे कोई भी क्रिया व्यवसाय करता है तो उसमें वित्त जरूर शामिल होता है। तो उस वित्त का स्पेशल मैनेजमेंट होना चाहिए, उस वित्त का विशेष तरीके से प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो ये चैप्टर हमें उसी के बारे में बताता है कि वित्तीय प्रबंध का मीनिंग क्या है, यानी कि वित्त का प्रबंध कैसे किया जाए। तो वित्तीय प्रबंध है क्या? वित्तीय प्रबंध का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ जो निकलता है वो निकलता है धन की प्रभावी एवं कुशल, धन की प्रभावी एवं कुशल प्राप्ति तथा उपयोग। सबसे सरल शब्दों में अगर हम वित्तीय प्रबंध को डिफाइन करना चाहेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, उसका अर्थ क्या बनेगा? धन की प्रभावी प्राप्ति एवं उपयोग को, यानी कि धन की प्रभावी प्राप्ति एवं उपयोग, प्रभावी एवं कुशल प्राप्ति एवं उपयोग। एक चीज ऐड कर लेते हैं, धन
धन की प्रभावी एवं कुशल प्राप्ति तथा उपयोग को हम वित्त प्रबंध कहेंगे। तो वित्तीय प्रबंध हम किसे कहते हैं? धन की प्रभावी तथा कुशल प्राप्ति तथा उपयोग को वित्तीय प्रबंध कहा जाता है। यहां तक बात चाहिए। यहाँ पर प्रभावी का मतलब क्या है? जब व्यवसाय को पैसे की जरूरत है, अगर व्यवसाय पे वो पैसा तभी मिल जाए। अगर व्यवसाय को आज 1 लाख रुपए की जरूरत है, ये टुडेज नीड है, आज की आवश्यकता है, आज की आवश्यकता। अगर व्यवसाय को ये आज ही 1 लाख रुपए मिल जाए तो ये पैसा काम का है। अगर व्यवसाय को आज पैसे या ना मिले, 1 साल मतलब कि कल मिले या फिर 2 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले, और व्यवसाय को तब पैसे की जरूरत ना हो, तो ये 1 लाख रुपए व्यवसाय को उस समय पर मिलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए व्यवसाय को क्या मतलब कि वित्त का यानी कि धन की प्राप्ति भी कैसे होनी चाहिए? प्रभावी होनी चाहिए, यानी कि सही समय पर होनी चाहिए, तब तो वो काम का है। अदरवाइज व्यवसाय के लिए वो है व्यर्थ है। दूसरा, व्यवसाय जहां से पैसा प्राप्त करेगा, अब वो पैसा कहां से प्राप्त कर सकता है? वो पैसा प्राप्त कर सकता है बैंक से ऋण दे सकता है। वो पैसा अपने मालिकों से प्राप्त कर सकता है, यानी कि जो अंशधारी होते हैं कंपनी, उससे अपने पैसा प्राप्त कर सकती है, या फिर वो नए अंश जारी कर नए लोगों को अपना मालिक बना सकती है और पैसा प्राप्त कर सकती है, ऋण पत्र जारी कर सकती है। तो ये सभी वित्त के स्रोत होते हैं कंपनी के पास। तो कंपनी को ये चुनना पड़ता है, एक व्यवसाय को चुनना पड़ता है कि पैसा कहाँ से लिया जाए। तो अगर पैसा सबसे सस्ती जगह से लिया जाए, यानी कि ऐसी जगह से पैसा लिया जाए जहां पर प्रतिफल कम से कम देना पड़ेगा, जहां पर व्यवसाय को खर्चा कम से कम करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं उदाहरण लूं, अगर व्यवसाय बैंक से ऋण लेता है तो ब्याज देना पड़ता है, अगर वो समता अंश जारी करता है तो उन्हें लाभांश देना पड़ता है, यानी कि कुछ ना कुछ भुगतान जरूर करना पड़ता है व्यवसाय को, अगर व्यवसाय ने कहीं से पैसा लिया। अब व्यवसाय को जो भुगतान करना है उसकी दर अलग अलग होती है। अगर मैं कहूँ समतांश पर क्या भुगतान किया जाएगा, लाभांश हो सकता है उस पर ज़्यादा किया जाए। अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं बात करूं बैंक ऋण की, यानी कि बैंक से अगर व्यवसाय ने ऋण ले रखा है उस पर ब्याज कितनी देनी पड़ेगी, तो वो अलग होगी, यानी कि लाभांश की दर और ब्याज की दर दोनों अलग अलग रहेंगी। बैंक से ऋण लिया है तो अलग ब्याज दर होगी, अगर ऋण पत्र जारी कर पैसा लिया है तो अलग ब्याज दर होगी, अगर किसी दूसरी कंपनी से पैसा उधार ले लिया है तो उसकी ब्याज दर अलग होगी। तो व्यवसाय को क्या सेलेक्ट करना होता है? व्यवसाय को चुनना होता है एक ऐसे वित्त का स्रोत जो कुशल हो, यानी कि जहां पर कम से कम भुगतान करने पर ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए। तो क्या होना चाहिए? कम से कम लागत पर व्यवसाय को जब पैसा प्राप्त होगा तब तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। तो वित्तीय प्रबंध जब हम पढ़ते हैं तो वित्तीय प्रबंध हमें इन्हीं 2 चीजों की समझ देता है। किन 2 चीजों की समझ देता है? कि पैसे को किस स्रोत से प्राप्त करा जाए और कहां पर उसका प्रयोग किया जाए। किस स्रोत से प्राप्त किया जाएगा मतलब क्या है? उस स्रोत से प्राप्त किया जाए जहां पर कम से कम खर्चा आए, और उपयोग कहां किया जाए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। हम जानते हैं कोई भी चीज अगर होती है, कोई भी अब क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस प्रक्रिया का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। तो वित्तीय प्रबंध का भी एक उद्देश्य रहता होगा। तो वित्तीय प्रबंध का एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है देखते हैं। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमें जो उद्देश्य पढ़ना है वो उद्देश्य कौन सा है? अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना, अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। जब हमसे वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य पूछा जाता है तो उसका उद्देश्य भी वित्त से संबंधित होना चाहिए। जैसा कि हमें नाम इसका खुद ही सुझाव देता है, वित्त से संबंधित सारी चीजें हैं, तो इसका उद्देश्य भी वित्त से संबंधित होना चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। अगर मैं संपदा यानी कि संपत्ति की बात करता हूँ तो वो भी क्या है? वो भी वित्त से संबंधित है, और जो वित्त से संबंधित है वही उसका उद्देश्य है। वित्तीय प्रबंध का और भी उद्देश्य हो सकता है, जैसे लाभ को अधिकतम करना हो सकता है, या फिर लागत को कम से कम कर देना, ये भी वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन उन्हें वित्तीय प्रबंध का वास्तविक उद्देश्य नहीं माना जाता, क्योंकि वो अपने आप में स्पष्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है, तो हम किस लाभ की बात कर रहे हैं? कि व्यवसाय को लघु काल में अपने लाभ को अधिकतम करना है, या दीर्घ काल में व्यवसाय को अपने लाभ को अधिकतम करना है, या व्यवसाय को अपना जो सकल लाभ है उसको अधिकतम करना है, या निवल लाभ है उसको अधिकतम करना है। तो काफी सारी अस्पष्टताएं हैं लाभ अधिकतम करने से संबंधित। अगर मैं बात करूं व्यवसाय का उद्देश्य है कि लागत को न्यूनतम करना है।
अब लागत को न्यूनतम करने में भी कितना न्यूनतम करना है ये डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल काम है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे घटक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो व्यवसाय, इसलिए वित्त प्रबंध का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है और स्वीकार्य उद्देश्य जो है वो है अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। अंशधारियों की संपदा समझ लेते हैं जरा इस बात को। देखिए, फोकस करें अंशधारियों की संपदा पर। हम पढ़ चुके हैं कंपनी का अस्तित्व व्यवसाय से अलग होता है, कंपनी का अस्तित्व इसके मालिक से अलग होता है, सॉरी। तो कंपनी और इसके मालिक यानी कि कंपनी और समता अंशधारी, इन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से अलग है। कंपनी के पास जो अंशधारी होते हैं वो अपने पैसा विनियोग करते हैं, ये बात आप जानते हैं। जितना पैसा अंशधारी कंपनी में विनियोग करते हैं वो पैसा कंपनी प्रयोग करती है, व्यवसाय चलाती है उससे, ये बात भी आप जानते हैं। जितना पैसा एक अंशधारी कंपनी में लगाता है, जितना पैसा एक अंशधारी कंपनी में विनियोग करता है, ऐसा कह सकते हैं, तो उस विनियोग की गई राशि को बोला जाता है अंशधारी की संपदा। विनियोग की गई राशि को बोला जाता है अंशधारियों की संपदा। समझते हैं जरा दोबारा से एक एग्जाम्पल के जरिए। एक व्यक्ति है, या इसे हम बोल सकते हैं विनियोजक है। इस विनियोजक ने क्या करा, इस विनियोजक ने एक व्यवसाय के 10 अंश खरीदे, एक कंपनी के 10 अंश खरीदे। हर अंश की कीमत जो थी, एक अंश की कीमत जो थी वो 1000 रुपये थी। 1000 रुपये पर अंश के हिसाब से, और एक अंश प्रति 1000, सॉरी 1000 रुपये प्रति अंश उसकी कीमत थी। तो अगर हम ध्यान से देखें, इस व्यक्ति द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पैसा जो है, विनियोजित पैसा, वो 10,000 रुपये है। तो हम बोलेंगे इस अंशधारी की कंपनी के अंदर संपदा 10,000 रुपये है। तो एक अंशधारी ने कंपनी में कितना विनियोग कर रखा है, 10,000, तो उसी विनियोग की गई राशि को अंशधारी की संपदा बोला जाएगा। मैं एक अंशधारी की बात करूं, ऐसे ही एक कंपनी के अंदर अनेक अंशधारी होते हैं, तो अलग अलग अंशधारी की संपदा अलग अलग होगी। एक बात और समझने वाली है यहाँ पर, अंशधारियों की संपदा बढ़ सकती है, कैसे, और विनियोग कर। लेकिन वो और विनियोग क्यों करें, एक अंशधारी ने जितना विनियोग कर दिया उससे ज्यादा विनियोग करना नहीं चाहता, और विनियोग करेगा उसकी संपदा बढ़ जाएगी, ऐसा हमें लगता है जनरली। लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर अंशों का बाजार मूल्य बदलता रहता है, यानी कि जिस समय पर एक अंशधारी ने अंश खरीदे होंगे उस समय पर उसकी कीमत 1000 रुपये थी, ये हमेशा नहीं रहने वाली। हो सकता है भविष्य में 1000 रुपये 1200 हो जाए, 1500 हो जाए, और हो सकता है 800 हो जाए। तो अंशों के बाजार मूल्य में, ये जो बाजार मूल्य है अंशों का, ये बदलता रहता है, बाजार मूल्य में परिवर्तन होता रहता है इसे। तो बाजार मूल्य को हम क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील है। चलो एक बार दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। अंशधारियों की संपदा होती क्या है, अंशधारियों की संपदा व्यवसाय में अंशधारियों द्वारा या कंपनी में अंशधारियों द्वारा विनियोग किया गया पैसा। जब वो पैसा विनियोग करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर यानी कि एक विशेष अंश के बाजार मूल्य पर अंश खरीदते हैं और फिर विनियोग करते हैं। ये बात आप समझ चुके हैं। अब वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य जो है अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, उसे कोशिश करनी पड़ती है कि वो अंशों के बाजार मूल्य में किसी तरीके से वृद्धि करे। अगर अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य अपने आप प्राप्त हो जाता है। कैसे, देखते हैं। अगर बाजार मूल्य में वृद्धि होकर वो 1200 रुपये हो जाता है, अगर कुछ ऐसा वित्तीय प्रबंध द्वारा किया गया जिससे अंशों का बाजार मूल्य बढ़ा और वो 1200 रुपये हो गया, 1200 रुपये प्रति अंश। अगर आप देखें, उसी व्यक्ति की बात करते हैं जिस व्यक्ति ने 10 अंश खरीदे थे और उसका टोटल विनियोग किया गया पैसा 10,000 रुपये था। अगर हम 1200 रुपये प्रति अंश के हिसाब से देखें तो इस व्यक्ति का विनियोग किया गई राशि जो है वो कितनी हो जाएगी, अब 12,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि इसकी 2,000 रुपये, कितने, 2,000 रुपये संपत्ति में वृद्धि हुई है। तो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य यही है, कुछ ऐसे निर्णय लेना, कुछ ऐसी क्रियाएं करना जिससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति मजबूत हो जाए। वित्तीय स्थिति मजबूत होने से व्यवसाय के तरफ और ज़्यादा जो विनियोजक हैं वो आकर्षित होंगे और उस कंपनी के अंशों की मांग करेंगे। जब बाजार में अंशों की मांग बढ़ती है
तो बाजार में अंशों का मूल्य भी बढ़ जाता है, बाजार मूल्य में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब बाजार मूल्य में अंशों की वृद्धि हो, जब बाजार मूल्य में जब अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, तो फिर इससे अंशधारियों की संपदा अपने आप ही अधिकतम हो जाएगी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को समझ आया होगा। एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। वित्तीय प्रबंध होता क्या है? वित्तीय प्रबंध धन की प्रभावी एवं कुशल प्राप्ति एवं उपयोग को कहा जाता है। वित्तीय प्रबंध क्यों किया जाता है अगर हम कहें तो वित्तीय प्रबंध एक उद्देश्य की वजह से किया जाता है, इसका एक उद्देश्य है और इसका उद्देश्य क्या होता है, अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना। संपदा का मीनिंग यहाँ पर क्या है, अंशधारियों द्वारा विनियोग किया गया पैसा। इस अंशधारी की संपदा को अधिकतम करने में वित्तीय प्रबंध का क्या योगदान रहता है, अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करने के लिए वित्तीय प्रबंध की कोशिश रहती है कि किसी तरीके से अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि की जाए। अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि किस तरीके से की जा सकती है, इसके लिए हमने एक टॉपिक मैंने आपको बताया, सॉरी लेकिन एक्सप्लेन नहीं करा। अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि तब होगी जब एक कंपनी की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रहती है, मजबूत रहती है। एक कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने का कार्य होता है हमारे वित्तीय प्रबंध का। तो वित्तीय प्रबंध कुछ ऐसे निर्णय लेता है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत हो। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी तो क्या होगा, तो उसकी तरफ नए नए अंशधारी आकर्षित होंगे और वह अंशों की मांग करेंगे। अंशों की बाजार में मांग बढ़ने के कारण अंशों का बाजार मूल्य बढ़ेगा और अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होने के कारण अंशधारियों की संपदा अधिकतम अपने आप ही अधिकतम हो जाएगी। तो बात क्लियर। तो एक बात छोटी सी देख लेते हैं यहाँ पर। एक शब्द अगर मैं कहूं कैसे उद्देश्य प्राप्त करता है वित्तीय प्रबंध, तो इसका जवाब आप देंगे अनुकूलतम वित्तीय निर्णय लेकर। तो वित्तीय प्रबंध द्वारा कुछ निर्णय लिए जाते हैं जो कि वित्त से संबंधित होते हैं। वो वित्त से संबंधित निर्णय अगर अनुकूलतम होंगे, यानी कि अगर वो उपयुक्त होंगे निर्णय, तो इससे क्या होगा, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। वित्तीय स्थिति मजबूत होने के कारण व्यवसाय के जो अंश हैं, अंशधारियों के जो अंश हैं एक कंपनी के अंदर, उसकी बाजार में मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ने के कारण उनका बाजार मूल्य बढ़ जाएगा और बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण ही अंशधारियों की संपदा में वृद्धि होती है। यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में